झारखंड और बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बैद्यनाथ राम ने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें दोनों सेट में 10-10 प्रस्ताव मौजूद रहे। नामांकन के दौरान महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। कोई भी मिल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कोई भी मिल सकते हैं, नेताओं से सब लोग मिलते ही हैं, स्वाभाविक है। उसका अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई हमारा गठबंधन के व्यक्ति को तोड़ दे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत का उन्होंने दावा किया है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकी। हॉर्स ट्रेडिंग किसके समय में हुई, ये सबको पता है। उम्मीद है महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को पूर्ण विजय की उम्मीद है। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे, सभी घटक दल के नेता, राजद के, माले के, कांग्रेस से सभी एकत्रित थे, सभी विधायक मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे। कल भी मीटिंग हुई थी रात में, वहां सभी मौजूद थे। अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की कहने वाली, उनके पास एक प्रत्याशी नहीं है। यहाँ मुख्य विपक्षी दल है। यहाँ क्या मुंह दिखाएंगे यहाँ के नेता जो केंद्र में मंत्री हैं और देश में घूम घूम कर चुनाव का प्रचार करते हैं? उनमें से कोई योग्य नहीं था। क्या जवाब देंगे वो झारखंड के लोगों को और किस मोह से यहाँ वोट मांगेंगे और राजनीति करेंगे? राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने एकजुटता का मजबूत संदेश दिया है। सबसे खास बात यह रही कि दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे। इसे महागठबंधन की एकजुटता और राज्यसभा चुनाव में साझा रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों नामांकन के दौरान गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे और ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दोनों उम्मीदवार महागठबंधन के पर्चा भरते हुए और उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद हैं। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में प्रणव झा ने 2 सेट में नामांकन पत्र भरा और इस दौरान महागठबंधन के कई विधायक और वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान जेएमएम उम्मीदवार के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम काम पर भरोसा करते हैं। राज्यसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई दी। इंडिया महागठबंधन के 2 प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है और कहा कि दोनों प्रत्याशी की जीत को लेकर कोई 2 राय नहीं है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में दोनों सीटों के लिए विधायक हैं। सारे विधायक उपस्थित थे, सीनियर लीडर भी उपस्थित थे, तो एक शुभ संकेत है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख को रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। बीजेपी में भी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार पाया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। और देखिए, बीजेपी के समर्थन से परिमल नथवानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के वक्त बीजेपी विधायक वहां पर मौजूद रहे और कहा उन्होंने कि झारखंड मेरी कर्मभूमि है। नामांकन के बाद परिमल नाथवानी ने विक्ट्री साइन दिखाई और बाबूलाल मरांडी से मिलने के लिए उनके चेंबर पहुंचे। बीजेपी के विधायक चेंबर में मौजूद रहे इस दौरान और अब बीजेपी के समर्थन से परिमल नाथवानी ने अपना पर्चा भर दिया है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड में अब उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। 2 उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से और एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जिन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। आपको मालूम है 2004
8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी की तरफ से, बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है। और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं जो इसके पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं और झारखंड में बहुत सारा डेवलपमेंट और विकास के काम किए हैं। फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी? जी नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग हम तो कह रहे हैं कि भाई यूपीए को क्या डर है हॉर्स ट्रेडिंग का। तो समर्थन देंगे। हमारे पास वाला कि अगर हमारे पास पूरी समय रहता तो दल के कोई अधिकृत प्रत्याशी होते, बहुत विचार मंथन किए, देखे कि हम लोग पास मात्र सर क्या पर्याप्त संख्या बल नहीं था इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया? नहीं, स्वाभाविक है कि आप सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नाथवानी जी पहले भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं किया। उन्होंने डेवलपमेंट का जितना भी काम झारखंड के लिए हो सकता है उन्होंने किया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन के बाद सरयू राय ने भी उनसे मुलाकात की। सरयू राय ने कहा कि परिमल नाथवानी को एनडीए विधायकों का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि जीत के लिए जरूरी 28 विधायकों में 4 अन्य का समर्थन कैसे मिलेगा, ये देखना परिमल नाथवानी का काम है। नामांकन ही उन्होंने किया है तो इसमें कहाँ दो राय है समर्थन करने के बारे में। जहाँ 24 एनडीए में हो रहे हैं, बाकी को लेकर कैसे समीकरण रहेगा? अब ये तो नाथवानी जी जाने और समझें और भाजपा के लोग जाने समझें। हम लोगों का तो अपना एक वोट है, उस वोट को हम लोग दे देंगे। इसके अलावा कहीं कोई दूसरी गतिविधि इस मामले में हम लोगों की नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। नामांकन के दौरान भी जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखे। तो देखिए, नामांकन का पर्चा दाखिल हो चुका है और इस दौरान बीजेपी की तरफ से एक उम्मीदवार को समर्थन दिया गया है और बीजेपी लगातार अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है। तो इसे लेकर अब जेएमएम और कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। नहीं करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। अब बीजेपी पर है कि उनका इंटरनल क्या है, उनके पास कितने आंकड़े हैं। आंकड़े ऐसे खुले तौर पर देखा जाए तो उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन उनको किन्होंने आश्वासन दिया है ये सोचने वाली बात है। वो तो पता चलेगा वोटिंग के दिन कि किन किन के आश्वासन से वो लोग कर रहे हैं। अब पूरा गठबंधन की मजबूत सरकार है। हमारे नेतृत्व करता है हेमंत सोरेन का बुनियादी सोच है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सबका जो है आशीर्वाद है। तो हम मजबूती से लड़ेंगे और लड़ते हुए जो है हम लोग जो है मैदान जंग में लड़ना और लड़कर आगे बढ़ने की पद्धति को जानते हैं। गौरव वल्लभ जी ने भारतीय जनता पार्टी के सैंपल पर उन्होंने पर्ची खरीदा है, नॉमिनेशन पेपर खरीदा है, फिर अचानक वो गायब यहाँ से हो जाते हैं। एक परिमल नाथवानी जी की एंट्री होती है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है तो क्या है? देखिए, गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की जान ले ली है। तीनों को धारदार हथियार से काटा गया है। मामले की जानकारी पर एसडीपीओ जीत बाहन उरांव के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां बेटियों की जान लेने वाले मुफस्सिल थाना इलाके के तुरकाडीहा निवासी नंदू यादव को हिरासत में ले लिया गया है। मुफस्सिल थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक और सनसनी फैल गई है। 3 बच्चियों की हत्या हुई है, उसमें एक की 17 साल उम्र है, दो की 6 साल की है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी तक, क्योंकि उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर भी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं।
जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम के कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव पर झूठे केस में फंसाकर मारपीट का आरोप लगा है। हिसड़ा निवासी करण बेरा ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी उनके बीमार पिता श्यामा प्रसाद बेरा को झूठे गांजा मामले में फंसाकर थाने ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई और अब उनसे मिलने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। परिजनों के मुताबिक पिटाई के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है और पुटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। करण बेरा ने एसएसपी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री, डीजीपी समेत कई अधिकारियों को शिकायत भेजी गई है। वाला हूं, जो कि पुटका प्रखंड के अंतर्गत आता है और मेरे पिता श्री श्यामा प्रसाद बेरा को यहां कोवाली थाना के प्रभारी श्री मुकेश कुमार साव ने ज़बरदस्ती एक झूठे केस के आरोप में फंसाकर इस जेल के अंदर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा है। बस उनका कहना यह है कि उन्होंने एक व्यक्ति को तस्करी के मामले में पकड़ा था और वह तस्कर मेरे पिता का नाम बस लिया था, बट किस मामले में उनका नाम लिया था यह उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं दी थी। तो ज़बरदस्ती पुलिस ने आकर मेरे पिता को अपने घर से उठाकर ले गया और बहुत बुरी तरीके से पीटा। खबर गुमला से है, जहां क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद ने उस वक्त सनसनी फैला दी जब एक युवक ने पुलिस जवान पर फायरिंग कर दी। सदर थाना क्षेत्र के चेटर मैदान में हुई इस घटना में पुलिस जवान बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बहुत बड़ा संगीन अपराध था और वहाँ के जो खेल रहे खिलाड़ियों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्परता के साथ उस सेवा के कटाव को लाया गया और जो उसके पास जो आग्नेयास्त्र जो वादी के द्वारा रिकवर किया गया था पुनः थाना को सुपुर्द किया गया और उसके आधार पर हम लोग विधिवत जब्त करते हुए उसे हम लोग आज न्यायिक हिरासत में अग्रसारित कर रहे हैं। खबर धनबाद से है, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और फिर इन खातों को साइबर अपराधियों के हाथों बेच देता था। गिरफ्तारी के बाद अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां NH-33 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 अलग अलग सड़क हादसों से हड़कंप मच गया है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहला हादसा चुट्टू पालू घाटी में ट्रक और कार की टक्कर में हुआ, जबकि दूसरा हादसा माया टुंगरी के पास हुआ, जहां एक बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर सरायकेला से है, जहां कुल्हान में चांडल डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों की रबी धान की फसल खराब हो गई है। हाथीनादा, काशीपुर, लावा, ओडिया समेत कई गांवों में सैकड़ों एकड़ खेती में पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत और खेती में लगी पूंजी डूबने के कगार पर है। किसानों की मांग और शिकायत के बाद विधायक सविता महतो ने डैम अधिकारियों से बात की और चांडल डैम के 3 फाटक खुलवाए। फाटक खुलने के बाद खेतों से पानी निकलना शुरू हो गया। किसानों ने राहत मिलने पर विधायक का आभार भी जताया और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। कम से कम 50-60 हजार रुपया का धान है, सब अभी सड़ने को जा रहा है, पानी घुस गया है। तो सरकार अब क्या करना चाहती है? विभाग वही सरकार से हम लोग चाहते हैं कि पानी को थोड़ा 2-3 तो रेडियल खोल दे, तो मतलब कितना दिन के लिए? हाँ, महीने भर के लिए। आज हमारा चांडिल बांध प्रभावित गांव, अगर मेरा रसुनिया पंचायत की बात करूँ, हाथीनादा, पियालडी, अगर मैं नीमडी प्रखंड की बात करूँ तो लावा, अंडा, हुट्टू, कल्याणपुर, कुकड़ू प्रखंड की अगर बात करूँ तो बांदावीर, केंदादा, उसके बाद कई ऐसे गांव है, आदाडी, चौका, जहां पर अभी जो ग्रामीण या विस्थापित जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जो परेशान है, किसी तरह से जीवन यापन कर अगर धान लगाए हैं तो खेतों में पका हुआ खेतों में पानी घुसा हुआ है। वो दिखा रहा हूँ कि किस तरह चांडिल डैम में जिस तरह जलस्तर बढ़ा था और उसके बाद जो है
कई एकड़ जो धान की गर्म धान की जो खेती हुई थी वो धान पूरी तरह से पक चुके थे और अब उसकी कटनी का समय था, मगर अचानक से बारिश होने के चलते डैम का पानी बढ़ा और उसके बाद कई एकड़ धान जो है वो बर्बाद होने लगे। हालांकि ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय विधायक को दी और विधायक ने तत्काल जो है चांडिल डैम प्रशासन और स्वर्णरेखा विभाग के अधिकारियों से तत्काल बैठक की और बैठक में 3 डैम के फाटक को देखिए खोल दिया गया है। आधा मीटर तीनों डैम के फाटक को खोला गया है, जिससे जो कई एकड़ गर्म धान की जो खेती बर्बाद हो रही थी उसे कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है। अब कई एकड़ गर्म धान नुकसान हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए चांडिल से आशीष कुमार तिवारी। खबर धनबाद से है, जहां निरसा स्थित ईसीएल मुगमा क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कापासारा ओपीसी के आसपास गांवों में पिछले 8 दिन से बिजली आपूर्ति ठप है। आरोप है कि 500 केवीए का ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद समस्या का समाधान नहीं किया गया। नाराज ग्रामीणों ने कापासारा ओपीसी स्थित पेट्रोल और डीजल पंप का संचालन बंद कराकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों ने 8 दिन से जो धैर्य का परीक्षा दिया है उसके बावजूद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रहा, तो ये लगता है कि ये शोषण कर रहा है हम लोग। एक तो हमारा यहाँ का ओसीपी वगैरह करने के बाद जो अंडरग्राउंड हाइड्रोस्फीयर को डिस्टर्ब किया, जिसके कारण आज कुआं चापाकल सब फेल हो रहा है, लेकिन इसका थोड़ा भी चिंता नहीं है। का ट्रांसफार्मर पिछला 8 दिन से जला हुआ है और जिसको सिर्फ नियामत पे पहुंचा के मैनेजमेंट अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे सरकार भी बोल रहा है इतना हीट वेव है, घर से मत निकलिए, और घर में रहने लायक भी व्यवस्था नहीं है। इतना गर्मी है कि घर में छोटे बच्चे हैं, गर्मी छुट्टी का समय था, छोटा बच्चा है, सब विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। खबर रांची से है, जहां गोतलसूद डैम और हटिया डैम को जोड़ने की पेयजल परियोजना अब अंतिम चरण में है। गर्मियों के दौरान पेयजल संकट को दूर करने के लिए दोनों जलाशयों के बीच पाइपलाइन बिछाई जा रही है। डैम के गहरे हिस्सों तक पाइपलाइन पहुंचाने के लिए विशेष बेस संरचना भी तैयार किया जा रहा है। लोगों की उम्मीद अपेक्षा से ऊपर सरकार काम करने का दृढ़ संकल्पित है, निर्णय ले चुकी है, संकल्प ले चुके हैं। और हमें पार्ट 2 में ये दिखाई भी पड़ रहा है, चाहे वो मेरा विभाग पीएचडी हो चाहे एक्साइज हो, उपलब्धि देख रहे हैं आप लोग निरंतर। हम लोग मॉनिटरिंग करके जो चीज़ें आज 2 साल से गड़बड़ाए हुआ था फंड के अभाव में, उसको धीरे धीरे हम लोग स्मूथ कर रहे हैं। और गर्मियों में पानी की किल्लत न हो और राजधानी वासियों को पूरी पानी की सप्लाई मिले, इसे लेकर डैम कनेक्टिंग का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गेतलसूद डैम से जो पाइपलाइन है वो निकली है और ये जो पाइपलाइन है वो दूसरे डैम में यानी कि हटिया डैम में जाएगी, जिसे लेकर ये कनेक्टिंग पाइप बिछाने का कार्य जो है वो शुरू हो चला है। देख सकते हैं कार्य जो है वो गेतलसूद डैम में भी चल रहा है। दूसरी तरफ अगर देख सकते हैं जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य है वो सड़कों पर भी इस वक्त नज़र आ रहा है। किस तरह से ये कार्य हो रहा है, कैसे ये पाइपलाइन का काम चल रहा है अभी, ठीक है, पानी का पाइपलाइन का ये आपका 1 साल से चल रहा है, तो कुछ दूर अभी बचा हुआ है। तो देख सकते हैं गेतलसूद डैम से निकलकर ये हटिया डैम तक पाइपलाइन जो है वो बिछाया जाएगा, ताकि जो डैम का कनेक्टिंग है एक दूसरे से वो बढ़ सके। अगर पानी कम होता है तो एक डैम से दूसरे डैम में जो पानी की सप्लाई है वो की जा सकेगी, जिससे लोगों को पानी का लिए जो परेशानी होती है वो नहीं होगी और लोग आसानी से गर्मी के दिनों में भी अपनी प्यास बुझा पाएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब बात करते हैं धनबाद की। कुमार धुबी के रेलवे अंडरपास में बारिश शुरू होते ही जल जमाव की समस्या फिर से सामने आ गई है। हल्की बारिश के बाद ही अंडरब्रिज में करीब 2 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे पैदल यात्रियों, बाइक सवारों और छोटे वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर लोगों ने प्रशासन और रेलवे से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। प्रशासन को नजर ही नहीं है, जरा सा पानी पड़ता है पूरा रोड जाम है। देख लीजिए तमाशा है, तो हर समय होता है। हाँ, हमेशा होता है, प्रशासन देख ही नहीं रहा इसको। गाड़ी कम से कम तो ऊपर से जाना चाहिए। यहाँ प्रशासन को कम से कम एक तो ट्रैफिक देना चाहिए था। अब बड़ा गाड़ी को ऊपर से नहीं, प्लेन नीचे कर दे, आदमी
छोटा गाड़ी के लिए परेशानी बढ़ जाएगा जरा। छोटा गाड़ी अगर नीचे से जाएगा, बड़ा गाड़ी ऊपर से जाएगा, आराम से आदमी को काम हो जाएगा। ये प्रशासन को बहुत जरूरी है इस चीज को देखने के लिए। खबर सरायकेला से है, जहां कोल्हान में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों की रबी की धान की फसल खराब हो गई है। हाथीनादा, काशीपुर, लावा, उड़िया समेत कई गांवों में सैकड़ों एकड़ पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत और खेती में लगी पूंजी डूबने की कगार पर है। किसानों की मांग और शिकायत के बाद विधायक सविता महतो ने डैम अधिकारियों से बात की और चांडिल डैम के 3 फाटक खुलवा दिए। फाटक खुलने के बाद खेतों से पानी निकलना शुरू हो गया। किसानों ने राहत मिलने पर विधायक का आभार जताया और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। कम से कम 50-60 हजार रुपया का धान है, सब अभी सड़ने को जा रहा है, पानी घुस गया है। तो सरकार अब क्या करना चाहती है? वही सरकार से हम लोग चाहते हैं कि पानी को थोड़ा 2-3 तो रेडियल खोल दे, तो मतलब कितना दिन के लिए? हाँ, महीने भर के लिए। आज हमारा चांडिल बांध प्रभावित गांव, अगर मेरा रसुनिया पंचायत की बात करूँ, हाथीनादा, पीआलडी, अगर मैं नीमडी प्रखंड की बात करूँ तो लावा, अंडा, हुट्टू, कल्याणपुर, कुकड़ू प्रखंड की अगर बात करूँ तो बांदावीर, केंदादा, उसके बाद कई ऐसे गांव है, आदाडी, चौका, जहां पर अभी जो ग्रामीण या विस्थापित जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जो परेशान को दिखा रहा हूं कि किस तरह चांडिल डैम में जिस तरह जलस्तर बढ़ा था और उसके बाद जो है कई एकड़ जो धान की, गर्म धान की जो खेती हुई थी, वो धान पूरी तरह से पक चुके थे और अब उसकी कटनी का समय था, मगर अचानक से बारिश होने के चलते डैम का पानी बढ़ा और उसके बाद कई एकड़ धान जो है वो बर्बाद होने लगे। हालांकि ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय विधायक को दी और विधायक ने तत्काल जो है चांडिल डैम प्रशासन और स्वर्णरेखा विभाग के अधिकारियों से तत्काल बैठक की और बैठक में 3 डैम के फाटक को देखिए खोल दिया गया है। आधा आधा मीटर तीनों डैम के फाटक को खोला गया है, जिससे जो कई एकड़ गर्म धान की जो खेती बर्बाद हो रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है। अब कई एकड़ गर्म धान नुकसान हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए चांडिल से आशीष कुमार तिवारी। और